Hi, today we are going to learn concurrency control techniques. So concurrency control techniques are required to control the interaction among concurrent transaction. तो अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स रिक्वायर्ड है. अगर आप ये टेक्निक्स यूज करेंगे तो कंसिस्टेंसी जो है डेटाबेस में एग्जिस्ट रहेगी. तो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? लॉकिंग मेथड है, टाइम स्टैम्प बेस्ड मेथड है, ऑप्टिमिस्टिक है एंड मल्टीवर्जन है. तो लॉकिंग्स में जो है हम डेटा आइटम्स को लॉक करते हैं और फिर उसको रीड राइट में यूज करते हैं. सो अ लॉक इज अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ ईच डेटा आइटम दैट इंडिकेट्स वेदर अ रीड और राइट ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड टू डेटा आइटम्स. और वो लॉक कैसे होते हैं? एग्जैक्टली जो लॉक होते हैं, एक तो एक्सक्लूसिव लॉक होते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक, और दूसरा क्या हो सकता है? शेयर्ड लॉक. तो जो एक्सक्लूसिव लॉक हैं उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉक एक्स. अगर किसी डेटा आइटम क्यू है तो उस पर अगर एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करना है तो वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और शेयर्ड लॉक अगर अप्लाई करना है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉक एस क्यू. ये जो एक्सक्लूसिव लॉक है, अगर आपने किसी डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई किया है तो उसमें आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? रीड और राइट का. जबकि अगर शेयर्ड लॉक अगर आपने अप्लाई किया है तो सिर्फ रीड ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव लॉक, दिस इज ऑल्सो नोन एज राइट लॉक. इसको आप जो है राइट लॉक और अपडेट लॉक भी कहते हैं, अपडेट लॉक. और जो शेयर्ड लॉक है इसको आप जो है रीड लॉक कहते हैं. अब एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर्ड लॉक अगर हम देखें कि इनमें कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है. लॉक कॉम्पेटिबिलिटी मतलब अगर आपके पास कोई डेटा आइटम है और उसमें एक्सक्लूसिव और शेयर्ड लॉक हैं तो किसकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की जा सकती है. इन केस कोई डेटा आइटम है उसमें शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक हैं, इस मोड में है वो, ठीक है. इस मोड में आपका लॉक है किसी आइटम पे और आपने रिक्वेस्ट दी है कि अगर वो ऑलरेडी शेयर्ड लॉक में है, मान लो आपने शेयर्ड की रिक्वेस्ट दी, किसी डेटा आइटम में शेयर्ड लॉक है, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी, तो आप उस आइटम को रीड कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक है और आपने उस पर रिक्वेस्ट दी कि हम उसको भी यूज करना चाहते हैं उस डेटा आइटम को, तो आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज फॉल्स. और अगर आपने एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट दी और डेटा आइटम पे शेयर्ड लॉक है, तब भी वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, आप उसको यूज नहीं कर सकते. और एक्सक्लूसिव लॉक है तो ऑब्वियसली आप उसमें यूज नहीं कर सकते. तो ये जो है कॉम्पेटिबिलिटी है कि अगर किसी डेटा आइटम पे कौन सा लॉक हो तो आप उसे रीड कर सकते हैं या नहीं. तो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो T1 कोई ट्रांजैक्शन है और इसमें आपने लॉक दिया किसी आइटम पे. T1 ट्रांजैक्शन है तो लॉक एक्सक्लूसिव किसी आइटम P पे दिया. इसकी मीनिंग ये हो गई कि अब P जो है एक्सक्लूसिव इसको यूज करेगा. T1 ट्रांजैक्शन जो है P को एक्सक्लूसिवली यूज करेगा और कोई ट्रांजैक्शन अब इसको यूज नहीं करेगा जब तक इस पे अनलॉक नहीं लग जाता, ठीक है. फिर अगर इसने रीड किया, रीड P, तो ये रीड कर सकता है. फिर P की वैल्यू अगर ये चाहता है कि इंक्रीज कर दे 10 वैल्यू से तो P इक्वल टू P प्लस 10 भी कर सकता है. राइट का ऑपरेशन करना चाहे तो राइट भी कर सकता है. और लास्ट में जब ये इसको आइटम को यूज कर लेगा P को, तो इसको अनलॉक करेगा. अनलॉक मतलब अब आपका जो है इस पे राइट कुछ भी नहीं है, अब आप कोई किसी और को भी दे सकते हैं कि वो यूज कर सके.
तो अब इसके बाद अगर T2 ट्रांजेक्शन है वो इसको यूज करना चाहे सीरियली एक्सक्लूसिव लॉक के थ्रू तो कर सकता है। इसके बाद अनलॉक के बाद इसको रीड करना चाहे तो रीड भी कर सकता है। अगर ये अपडेट कुछ करना चाहे, P की वैल्यू -20 करना चाह रहा है तो कर सकता है। राइट करना चाहे तो भी कर सकता है। ठीक है, अनलॉक लास्ट में जब ये भी यूज कर लेगा तो इसको अनलॉक कर देगा। तो सीरियली ये पॉसिबल है। इसके बाद ये जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करना चाहें, क्योंकि हमने लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्यों लर्न कर रहे हैं, ताकि हम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकें 2 ट्रांजेक्शन को। सीरियली तो वैसे भी ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन इसके एग्जीक्यूट करें, फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन इसके एग्जीक्यूट करें, ताकि मल्टी प्रोसेसिंग एग्जिस्ट कर सके। तो उसमें हमने एक्स जो है एक्सक्लूसिव लॉक किस पे दिया, आइटम P पे। P कोई डेटा आइटम था डेटाबेस का, उस पे रीड परफॉर्म किया। रीड करने के बाद उसमें हम P की वैल्यू कुछ इंक्रीज की। अगर इसके बाद अगर हम सोचें कि आपका 3 इंस्ट्रक्शन रन कर गए, इसके बाद टाइम शेयरिंग मेथड से आपका इंस्ट्रक्शन T2 का एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो क्या T2 का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि T1 ने जो है P डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, और तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता, ना तो रीड में ना तो राइट में। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ देर वेट करेगा, फिर से अगेन ये इस पे आ जाएगा, फिर ये राइट एग्जीक्यूट करेगा, फिर अनलॉक करेगा, फिर उसके बाद ये यहां आ जाएगा। अब ये इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि T1 ट्रांजेक्शन ने P पे अनलॉक कर दिया, मतलब अब उसको छोड़ दिया है, अब उसको कोई और भी यूज कर सकता है। तो T2 अब ट्रांजेक्शन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सो ये बेनिफिट है आपका लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल का, कि आप कैसे लॉक देते हैं। तो लॉक या एक्सक्लूसिव लॉक दे सकते हैं या शेयर्ड लॉक दे सकते हैं। और जब भी आप अनलॉक करेंगे तो इसका मतलब आप उस पर जो है रिक्वेस्ट अनलॉक देने के बाद मतलब अब कोई और भी उसको यूज कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इन केस कोई एक ट्रांजेक्शन है T3 और उस पे आपने शेयर्ड लॉक दिया, लॉक एस P डेटा आइटम पे आपने शेयर्ड लॉक दिया, और फिर रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया P पे, और लास्ट में अनलॉक। जब भी आप किसी को लॉक करेंगे तो लास्ट में आप उसे अनलॉक भी कीजिए, ताकि कोई और भी यूज कर सके। फिर एक मैंने चेक किया कि एक शेयर्ड मोड में T4 ट्रांजेक्शन है, वो भी उसको रीड करना चाहता है और लास्ट में अनलॉक कर देगा। तो मान लो ट्रांजेक्शन आपका यहां से स्टार्ट होता है, T3 और T4 में हम कंपैरिजन लेते हैं। सीरियली तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कॉन्करेंटली की बात करते हैं। अगर इसने P पे शेयर्ड लॉक दे रखा है, उसके बाद इसने रीड ऑपरेशन रन किया, यहां के बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लॉक कंपेटिबिलिटी ये कहता है कि अगर किसी पे शेयर्ड लॉक है किसी डेटा आइटम पे, और किसी ने शेयर्ड की रिक्वेस्ट दी है, तो वो पॉसिबल है, उसको रीड के लिए यूज कर सकता है। अब ये जब एग्जीक्यूट कर जाएगा अनलॉक, तो उसके बाद तो कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा, T3 और T1 को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें, जिसमें T3 पहले एग्जीक्यूट करे, तो क्या P पे एक्सक्लूसिव लॉक इस रीड ऑपरेशन के बाद हो सकता है? तो आंसर है नहीं। अगर कोई ऑलरेडी शेयर्ड मोड में है और किसी ने एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट दे रखी है, तो वो फॉल्स है, उसमें आप नहीं एक्सेस कर सकते उसको, क्योंकि जब आप एक्सक्लूसिव लॉक लेंगे तो आप रीड और राइट दोनों परफॉर्म करना चाहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जब T1 पहले एग्जीक्यूट करे और T1 और T3 को कंपैरिजन करते हैं कॉन्करेंट के लिए, तो इसमें अगर ये एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शन, उसके बाद रीड P एग्जीक्यूट किया, तो क्या उसके बाद अगर ये टाइम शेयरिंग मेथड से ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहे, T1 और T3 अगर साथ में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तब, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव लॉक दे रखा था। तो शेयर्ड की भी अगर आप उस पर रिक्वेस्ट देंगे डेटा आइटम पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा लॉकिंग का मैनेजमेंट करता कौन है? लॉक मैनेजर। देयर इज वन
lock manager who is responsible for request and lock request and unlock. So this is लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल जिसमें 2 टाइप्स के लॉक हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव और शेयर्ड. एक्सक्लूसिव इज ऑल्सो नोन एज राइट लॉक एंड अपडेट लॉक एंड शेयर्ड इज नोन एज रीड लॉक. और ये दिस इज द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ लॉक. और इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? लॉक मैनेजर के द्वारा सर, जो लॉक की रिक्वेस्ट भी देगा और अनलॉक की भी रिक्वेस्ट जो है एग्जीक्यूट करेगा. सो दिस इज द कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक. थैंक यू.